हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जो प्रोजेक्ट रेल के द्वारा ये हमारा मॉडल सेट 1 है। ये वीकली टेस्ट के लिए स्पेशल है, जो आपका सामाजिक विज्ञान क्लास 10th के लिए। सामाजिक विज्ञान का एग्जाम कब होने वाला है? तो आपका 23 सितंबर को आपका एग्जाम वीकली टेस्ट होने वाला है। इसके लिए आपको तैयारी के लिए आपका मॉडल सेट 1 आ गया है, जिसमें टॉप 35 क्वेश्चन आपका लिया गया है, जो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में पूछेगा। यदि अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। इसका नंबर है 7667002117। इस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, उसके बाद आपका इसका PDF मिल जाएगा और इतना अच्छा तरीके से आपको तैयारी करवाया जाएगा जो आपको एग्ज़ाम में 450 नंबर आप आराम से उठा सकते हैं। चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करके रख लें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, सबसे पहला जो आपका सेट लेकर आए हैं, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शास्त्र अधिनियम आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ? तो याद रखिएगा कब पारित हुआ? 1879 में आपका पारित हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या इंपॉर्टेंट है। तो बोल रहा है गांधी जी द्वारा गोलमेज सम्मेलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने कहाँ गए थे? तो याद रखिएगा लंदन गए थे भाग लेने के लिए। आगे देखिए, गदर पार्टी की स्थापना डेस ने 1913 में की। तो कौन किया? तो याद रखिएगा लाला हरदयाल ने किया। कौन किया? लाला हरदयाल ने किया। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी है। कौन है आपका? महात्मा गांधी। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ये भी क्वेश्चन एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है आपका एग्जाम के लिए। 1930 में इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद करके एकदम रख लीजिएगा। आगे देखिए, ये क्वेश्चन एकदम हर बार एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो याद रखिएगा आपका 13 अप्रैल 1919 को, एकदम रट लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो याद रखिएगा 1930 में और डांडी से आपका शुरू हुआ। आगे देखिए, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब किया है? तो याद रखिएगा, अभी तुरंत ऊपर ही बताया था, लाला हरदयाल ने किया। और कब किया? 1913 में किया है। आगे यदि देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है, तो रंपा विद्रोह कब हुआ? तो याद रख लीजिएगा रंपा विद्रोह 1916 में हुआ। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम के लिए है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें स्टार बना दे रहे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा सर जॉन साइमन थे। आगे देखिए, यहाँ पर किस देश के शासक में खलीफा कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तुर्की के शासक। तुर्की के शासक में खलीफा कहा जाता है। आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें भी हम स्टार बना दे रहे हैं, याद कर लीजिएगा। हिंद स्वराज किसकी रचना है? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में एकदम अंत तक बने रहे। धरातल पर स्थित जलपूर्ण गड्ढों को क्या कहते हैं? जो धरातल पर स्थित है जलपूर्ण गड्ढों को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा क्या बोलते हैं? तो हम लोग क्या बोलते हैं? तालाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तालाब बोलते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है, कौन सी परियोजना को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना हुआ है, तो याद रखिएगा नर्मदा घाटी है। आगे देखिए क्या है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही हम पृथ्वी को क्या कहते हैं? इसमें भी स्टार है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हम लोग बोलते हैं? नीला ग्रह बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लेके आए हैं। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कितना परसेंट महासागरों में निहित है? तो याद रखिए 96.6% आपका महासागरों में निहित है। आगे यदि देखते हैं क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी अब स्टार बनाइए। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू किया। जल किस प्रकार का संसाधन है? तो देखिए चक्रीय संसाधन, या तो कभी कभी आपका ऑप्शन में चक्रीय संसाधन नहीं आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम लोग क्या आंसर मारेंगे? नवीकरण संसाधन, नवीकरण योग्य संसाधन है, चक्रीय संसाधन ना हो एग्जाम्पल ऑप्शन में। तो आगे देखिए, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल जल से
आच्छादित है, तो याद रखिएगा पृथ्वी में कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है, तो 71% लगभग भाग जो आपका है जल से ढका हुआ है। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे यदि देखते हैं क्या क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भूमिगत जल उपयोग करके कुल भूमिगत जल संभाव्य से अधिक है। आगे देखिए इसका जो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा, एकदम याद कर लीजिए। आगे भी इसका सेट लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करके एकदम चैनल को रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, दुनिया के कितने देशों में, ये आप देखिए सिविक्स का क्वेश्चन आ गया, दुनिया के कितना जो देश है उसमें संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो याद रखिएगा कौन सा कितना देश है, तो याद रखिएगा 25 देश है। कितना देश है आपका, 25 देश, इसका याद रख लीजिएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार शक्तियों को सौंपी गई है, तो शक्तियों को किसको सौंपा गया है, संघीय संसद को सौंपा गया है। आगे देखते हैं यहाँ पर, समवर्ती सूची में लिखे विषय पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है, तो याद रखिएगा किसके पास है, राज्य और संघ के पास अधिकार है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस देश में सरकार एकात्मक सरकार, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना दे रहे हैं, तो याद रखिएगा श्रीलंका। क्या है, श्रीलंका। आगे देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को रखा गया, तो कितना भाषा को रखा गया, तो मात्र 22 भाषाओं को एकदम रखा गया। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए यहाँ पर, भारतीय संविधान के अवशिष्ट अधिकार क्या है, तो याद रखिए केंद्र के पास है। क्या, किसके पास है, तो केंद्र के पास होता है। अब देखिए यहाँ पर पंचायती राज्य विषय क्या है, तो याद रखिएगा जो पंचायती राज्य विषय क्या है, राज्य की सूची में आता है। किस में आता है, राज्य की सूची में आपका आता है। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, तो याद रखिएगा कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, तो कृषि आपका हो जाएगा, पुलिस हो जाएगा, रक्षा हो जाएगा, लेकिन सूची में है तो याद रखिएगा कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, शिक्षा हो जाएगा आपका समवर्ती सूची में है। आगे यहाँ पर देखते हैं, अब देखिए आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं आपके लिए। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है आपको, कृषि से रिलेटेड होता है, तो याद रखिएगा मत्स्य पालन ये भी हो जाएगा, डेयरी ये भी हो जाएगा, और कृषि ये भी हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय, भारत का जो राष्ट्रीय आय है उसमें सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र देता है, तो सबसे ज़्यादा इनकम जो देने वाला है क्षेत्र, तो कौन सा, तृतीय क्षेत्र है। याद रखिएगा तृतीय क्षेत्र। याद रख लीजिएगा एक बात को, प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कृषि क्षेत्र बोलते हैं। द्वितीय क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं। तृतीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग, सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। आगे देखिए, भारत क्या राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का, सबसे अधिक देखें तृतीय क्षेत्र का, सबसे कम किसका, तो द्वितीय क्षेत्र का सबसे कम योगदान है। ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो याद रखिएगा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में अस्तित्व, औद्योगिक विकास में विदेशों का सहयोग, वृहत एवं कुटीर उद्योग में सह अस्तित्व, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का इसका मतलब कोई भी अर्थ नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए, आर्थिक कार्यों के आधार पर, जो हम लोग आर्थिक कार्य उसके आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था को विभाजित किया जा सकता है। कितने क्षेत्र में किया जा सकता है, तो आपको प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए, उद्योग को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, तुरंत हम आपको बताया उद्योग को द्वितीय क्षेत्र में। यदि आपसे पूछ लिया जाए कृषि को किस में सम्मिलित किया जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में। आपसे यदि पूछ लिया जाए जो बैंक को किस में सम्मिलित किया जाता है, तो तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। आगे देखते हैं, किसी बैंक में कार्यरत मैनेजर यदि कोई काम कर रहा है तो किस क्षेत्र में शामिल किया जाएगा, तो द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। सॉरी, इसका द्वितीय, किसी बैंक में कार्यरत मैनेजर है ना, तो बैंक में कार्यरत मैनेजर किस क्षेत्र में आ जाएगा, तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। और भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है किसमें, तो कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सामान्यतः प्रच्छन्न बेरोजगारी दिखाई जाती है। देखिए हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया है, इसलिए वीडियो को अच्छा से एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।